सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों पहले एक चैट वायरल जा रही थी व्हाट्सएप की, जिसमें एक एम्प्लॉय अपने एचआर से लीव डिमांड कर रहा था बिकॉज उसकी फैमिली में उसके अंकल की डेथ हो गई थी। अब एचआर ने उसे उसकी लीव तो ग्रांट कर दी, बट उसके ऊपर से शर्त ये रखी कि जिस टाइम पे वो फ्यूनरल अटेंड कर रहा होगा उस टाइम पे भी उसे ऑनलाइन आना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, बिकॉज उनकी किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। अब इसके बाद उस एम्प्लॉय ने अपने लिए स्टैंड लिया और कहा कि ये अंकल मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल थे, इन्होंने बचपन में मुझे अपनी गोद में खिलाया है, तो मैं इनके फ्यूनरल को अटेंड करूंगा, ना कि किसी मीटिंग को अटेंड करूंगा। उसके ऊपर से एचआर उस एम्प्लॉय को धमकाने लग गया और कहने लग गया कि इसके बाद से शायद आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। एंड इसके बाद उस एम्प्लॉय ने बोला कि जब मैं छुट्टी के बाद वापस से ऑफिस आऊंगा इस विषय में उस टाइम पे बात की जाएगी। और लास्ट में उसने अपने एचआर के लिए टॉन्टिंगली ये भी लिखा कि सर कोई बात नहीं, वेरी मैच्योर, वेरी मैच्योर। अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्कर हो या फिर अगर आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम करते हो तो आपकी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक की एल्गोरिदम ने पक्का आपको ऐसा कंटेंट शो किया होगा या फिर ऐसी रील्स शो की होगी जिसमें लिटरली जो एम्प्लॉइज है अपने टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगेंस्ट रेबेलियन कर रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई रील्स तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी भी देखी है जिसमें लिटरली एम्प्लॉइज ने अपने मैनेजर्स को थप्पड़ तक मारे हैं। और ये जितने भी लोग रेबेलियन कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये मैक्सिमम जेन जी है। इंडिया में एक मिडिल क्लास इंसान अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा है, बस अपनी जिंदगी काट रहा है। उसके ऊपर इतनी सारी ईएमआईज, इतने सारे लोन, इतने सारी एक्सपेक्टेशंस है जिसकी वजह से उसका मेंटल पीस हो चुका है। जेन जी इस पूरे देश के वर्किंग स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, फिर चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो या फिर एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो या फिर वर्किंग स्ट्रक्चर हो, और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। बेशक इस बात के ऊपर से कई बॉसेस या फिर कई सारे लोग जेनजीज को बदतमीज, मुंहफट या फिर इंटॉलरेंट कह दे, बट अपने लिए स्टैंड लेना कोई भी बुरी बात नहीं है। इंडिया का वर्क कल्चर कितना ज्यादा टॉक्सिक है ये शायद मुझे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। जब कोई भी नया एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है अपना कॉलेज खत्म करने के बाद या फिर अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग की एजुकेशन खत्म करने के बाद, तो सबसे पहले ही कंपनी में लेते ही उसको मोटिवेशन दे दिया जाता है किसी सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाकर, या फिर बॉस खुद मोटिवेशन देने लग जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे, डेडिकेशन के साथ काम करोगे, जिस डेडिकेशन का मतलब उनका ओवर टाइम करना होता है और टॉक्सिक वर्क कल्चर के अंडर बिना कुछ कहे काम करना होता है, तो वो कहते हैं कि इससे तुम्हें भी ग्रोथ मिलेगी और इससे मुझे भी ग्रोथ मिलेगी। बट होता इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज जो ग्रोथ है उसका 90 से 95% हिस्सा बॉसेस ले जाते हैं और उसका कहीं 5 से 6% हिस्सा एम्प्लॉइज को दे देते हैं, वो भी 6-7 महीने में या फिर एक साल में 3 से 4 हजार रुपया सैलरी बढ़ाकर। ये जितने भी बॉसेस है या फिर जितने भी बिजनेस ओनर्स है कॉर्पोरेट में, स्पेशली जब एक फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसके लिए तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको झांट बराबर सैलरी हम दें और ये हमारे सपने के लिए अपना वर्क लाइफ बैलेंस उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दे, अपनी छुट्टी, नींद, हर चीज कॉम्प्रोमाइज कर दे ताकि हमारा सपना पूरा हो सके। इसका क्या है, साला ये तो कमा ही लेगा, इसके पास तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी ये कम पैसे में काम करेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसकी सैलरी बढ़ा देंगे और एक ना एक दिन ये अच्छा खासा अमाउंट कमाने लग जाएगा जब 50-60 साल का हो जाएगा। और जब इसी टॉक्सिक एको चेंबर में वो फ्रेशर फंस जाता है तो उसको लगता है कि हाँ, इन्होंने भी ऐसा किया था, इनके बाद जो है उन्होंने भी ऐसा ही किया है, हमको भी ऐसा ही करना है और हमसे जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर उन्हें ग्रो होना है। वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस इंसान की जिंदगी में काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज इससे एक तो इंसान बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर कर सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी फक्ड अप नहीं होती और ऊपर से जितनी उसे सैलरी दी जा रही है उस हिसाब से अगर वो काम करेगा भी तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो बॉस को भी गालियां नहीं देगा और इंडिया से वो बाहर जाने की भी नहीं सोचेगा। बॉसेस के साथ इंडिया में पता है क्या प्रॉब्लम है कि जब भी ये किसी फ्रेशर को हायर करते हैं तो इनके टाइम के वर्किंग कल्चर को वो अपने टाइम के वर्क कल्चर से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं तो अपने टाइम पे 12-12 घंटे काम करता था, मैं तो अपने टाइम पे 13-13 घंटे काम करता था। अरे भाई, ये भी तो देखो कि उस टाइम का जमाना क्या था और आज का जमाना क्या है। उस टाइम के हिसाब से सोसाइटी की, पीयर्स की और पेरेंट्स का क्या प्रेशर पड़ता था किसी इंसान पे, और आज की डेट में सोसाइटी का, पीयर्स का और फ्रेंड्स का क्या प्रेशर है किसी इंसान के ऊपर। पहले ही इतना ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर है, पहले ही इतना ज्यादा हसल कल्चर को लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऊपर से तुम उसकी गांड मारोगे फिर उसकी तो ये वाली चीज बिगड़ जाएगी ही ना। ऊपर से अगर कंप्लेंट करो तो या तो फिर बदतमीज कह देंगे या फिर पूरी जनरेशन को कर्ज करने लग जाएंगे या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो निकालने की धमकी देंगे और निकाल भी देंगे। इस देश में ऐसा है कि अगर कोई 10वीं पास सड़क छाप इंसान एमएलए या फिर एमपी भी बन जाए तो जितनी बार वो जितने टर्म के लिए एमएलए या फिर एमपी बनेगा उतने टर्म्स की उसको पेंशन मिलेगी। बट एक इंसान जिसके माँ बाप ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी उसको पढ़ाने के लिए, जमीन वगैरह बिकवा के उसे किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाया है, उसके बाद उसे बेचारे को 25,000 की नौकरी मिली है, जब वो रिटायर हो जाएगा तो वो कहां जाएगा। पहली बात तो ये है कि ऐसे इश्यूज को कोई उठाता ही नहीं है, और अगर ऐसे इश्यूज को कोई उठा भी दे, इसके ऊपर से लेजिटिमेटली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दे, तो या तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर उसको चमचा कह दिया जाता है। और ऑपोजिशन वालों का तो क्या ही कहना भैया, मतलब इनके लीडर्स देश दुनिया में घूमते रहते हैं ऐसे इलेजिटिमेट, ऐसे बेकार के इश्यूज को लेकर जिन
जिनका ग्राउंड लेवल की रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो भी ऐसे लेजिटिमेट और वो भी ऐसे जेन्युइन इश्यूज को नहीं उठाते। टर्शियरी सेक्टर में पता नहीं कितने सारे लोग एम्प्लॉयड है जिनका सरेआम एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अगर इनके लिए ये लोग आवाज उठाना शुरू कर दे तो सोचो इनको कितने ज्यादा वोट्स मिल सकते हैं। और अगर इनको वोट्स मिल भी गए और उसके बाद ये पावर में आ गए, और सोचो अगर इन्होंने ये सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए जिस मेंटल गॉन्टलेट से आज की डेट में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जूझ रहे हैं, तो सोचो इनकी कितनी ज्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर, पावर में आके ये सारे इश्यूज को फिक्स करना तो छोड़ो, हमारे देश की ऑपोजिशन ये सारे जेन्युइन इश्यूज को उठा भी नहीं रही है। चले ऐसा लाइक गवर्नमेंट बनाने। हमारी कंट्री में ओवर टाइम करना एक आइडियल एम्प्लॉय की पहचान बन चुकी है। इस चीज को बॉसेस भी एंडोर्स करते हैं और मैनेजर्स भी एंडोर्स करते हैं। नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस का फाउंडर है, वो तो ये तक कहता है कि जिस तरह से चाइनीज लोग काम करते हैं एक हफ्ते में 65 से 70 घंटे, इंडियंस को भी उसी तरह से काम करना चाहिए। अरे भाई, अगर कंपैरिजन करना ही है तो एक एवरेज चाइनीज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की सैलरी और एक एवरेज इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की सैलरी का भी तो फिर कंपैरिजन करो। मतलब 25,000 स्टार्टिंग सैलरी देकर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो एम्प्लॉय मतलब अपना सब कुछ बिका दे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस सबकी उसकी माँ की, बस मेरे लिए ही वो गुलाम की तरह काम करता रहे। फेयर कंपैरिजन अगर इंडिया और चाइना का करना ही है तो सैलरी के बिहाफ के ऊपर तो होना ही चाहिए, साथ में आउटपुट के बिहाफ के ऊपर भी होना चाहिए। टिकटॉक जैसी कंपनी लगा लो, चाइना से ही निकली हुई है, ग्लोबल लेवल के ऊपर उसका क्या सिग्निफिकेंस है एक बार ये भी पता कर लो। टेंसेंट जैसी कंपनी, उसका भी एक बार ग्लोबल लेवल के ऊपर आप सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं। जब तक शेयरिट, वीचैट, यूसी ब्राउजर ये सारी कंपनीज बैन नहीं हुई थी तब तक इसका इंडिया में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ये शायद से मुझे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने यूसी ब्राउजर या फिर शेयरिट वगैरह यूज किया है, उनको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ऐसी कंपनीज क्यों नहीं बन रही भाई? इंडिया में ऐसी कंपनीज क्यों नहीं फॉस्टर हो रही? इंडिया की जो वर्क फोर्स है, इंडिया की जो वर्क लेबर है, वो चाइना से ज्यादा काम कर रही है, वो अमेरिका से ज्यादा काम कर रही है, वो जापान और कोरिया जैसी कंपनी से ज्यादा काम कर रही है, यूरोपियन कंट्री से ज्यादा काम कर रही है। और अभी तो मैंने अमेरिका और यूरोप का वर्क कल्चर इंडिया के वर्क कल्चर से कंपेयर भी नहीं किया है। अभी अगर मैं अल्फाबेट और मेटा जैसी कंपनीज को इंडिया की कंपनीज के साथ कंपेयर करना शुरू कर दूं तो भाई फिर तो वहीं पर गेम खत्म हो जाएगा। वहां का जो वर्क कल्चर है, वहां का जो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको देख लो और फिर भी उनका इन्फ्लुएंस देख लो कितना ज्यादा है इस दुनिया में। बट स्टिल वो लोग हर चीज में हमसे आगे हैं बिकॉज उनके पास मेंटल पीस है। भाई जब एक इंसान का दिमाग ही सही से काम नहीं करेगा, शरीर ही सही से काम नहीं करेगा, छुट्टी के दिन भी उसको मीटिंग तुम लोग अटेंड करवाओगे तो भाई वो किस तरह से अपना बेस्ट दे पाएगा? जब तुम उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहोगे, जब तुम उसके पर्सनल स्पेस को भी इन्वेड करना स्टार्ट कर दोगे तो कैसे वो माइंडफुलनेस के साथ तुम्हारा काम कर पाएगा? मुझे ये बताओ। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनरेशन एक्स या फिर मिलेनियल्स के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ जेन ज़ी ही क्यों इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगेंस्ट बोल पा रहा है या फिर रेबेलियन कर पा रहा है? तो भाई इसका सीधा सा आंसर ये है कि अनलाइक जनरेशन एक्स एंड मिलेनियल्स, अब जेन ज़ी कोई 5 से 6 भाई या फिर 3-4 भाई बहन तो है नहीं, 1 से 2 मुश्किल से कोई जेन ज़ी भाई बहन होता है और इनको इनके माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। अब जब उनको उस टॉक्सिसिटी की आदत ही नहीं होती और वो ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को ज्वाइन करते हैं जहां पर हमेशा सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई रहती है, तो भाई प्रोटेस्ट होना तो लाजमी है। ऊपर से अब ऐसा है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, एआई का जमाना है, तो इन्हें भी पता है कि अगर ये वाली कंपनी फायर कर देगी या फिर यहाँ पर दाल नहीं भी गलेगी तो कोई ना कोई दूसरी कंपनी हमें एक्सेप्ट कर भी लेगी बिकॉज हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास एक्सपोजर भी है। नॉलेज और एक्सपोजर से यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि क्योंकि जेन ज़ी के पास एक्सेस है एक्सपोजर का, इंटरनेट वगैरह का, तो जब वो ऑनलाइन ये सारी चीजें देखते हैं कि बाहर का वर्क कल्चर कैसा है और हमारी कंट्री का वर्क कल्चर कैसा है, तो इनके मन में कहीं ना कहीं आता ही है कि हाँ अब जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए और ये वाला जो सिस्टम है ये चेंज होना भी चाहिए और जेन ज़ी इसको चेंज कर भी देगा। बिकॉज जो भी मिलेनियल्स है या फिर जो जनरेशन एक्स है, वैसे जनरेशन एक्स जो है वो तो खैर अब लास्ट के उनके 5-6 साल है जब तक वो काम कर पाएंगे, हाईएस्ट 10-15 साल है जहां तक वो काम कर पाएंगे। मिलेनियल्स भी 10-15 साल तक काम कर पाएंगे। उसके बाद जो इस कंट्री का स्ट्रक्चर बदलने वाला है, जिसके हाथ में सारी पावर आने वाली है, वो और कोई नहीं बल्कि जेन ज़ी है। तो जेन ज़ी लोग, मेरे जेन ज़ी भाई बहन जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मस्त अपना वर्क लाइफ बैलेंस का भी ध्यान रखो, थोड़ा अपना मेंटल पीस का भी ध्यान रखो, हसल करो बट किसी और के सपने के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए भी हसल करो और अपने लिए जो आपका मी टाइम है जिसमें आपको पीस मिल रहा है या फिर खुशी मिल रही है उसको भी ढूंढने की कोशिश करो। बाय द वे, इफ यू रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like this video and share it with your friends if you wish to do so, and I have provided the links of my social media handles below in the description. Go and check them out, I regularly upload there. बाकी मिलते हैं next week, take care and bye.